से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो वीडियो को एंड जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज जनुष टैन। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के बारे में। आप सबको पता ही होगा कि रिसेंट टाइम में नेपाल के अंदर काफी खतरनाक तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ की चेंजिंग जनरेशन अपने हक के लिए और करप्शन के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसके बाद भी काफी सारे न्यूज चैनल ऐसे हैं जो कि इस न्यूज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ पर न्यूज चैनल का ये कहना है कि नेपाल के लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया गया, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। तो दोस्तों, इसी को लेकर धूप राठी की तरफ से रिसेंट टाइम में एक न्यू वीडियो अपलोड हुई, जहाँ पर धूप राठी इस नेपाल के प्रोटेस्ट को लेकर क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। जनता की आवाज दबा सकते। Social media banned by the government. Extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे थे जो सरकार में करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रहे थे। सरकारी मंत्रियों के नेपो किड्स और उनके लैविश लाइफस्टाइल्स को एक्सपोज किया जा रहा था। असल में नेपाल की यंग पॉपुलेशन में करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। 2024 में नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.82% पर था। सोचकर देखो, हर 5 में से एक नौजवान बेरोजगार। यहाँ नई जॉब्स बहुत कम क्रिएट हो रही हैं और लोगों को जॉब्स ढूंढने के लिए दूसरे देशों में माइग्रेट करना पड़ रहा है। हालत इतनी खराब है कि हजारों लोग तो केवल पैसे के लिए रशिया यूक्रेन वॉर तक में लड़ने चले गए। सही सुना आपने दोस्तों। फरवरी 2024 तक नेपाल के लगभग 15,000 से ज्यादा लोग रशियन मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके थे। यहाँ इन लोगों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही फ्रंट लाइंस पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। और इसी कारण से रशिया यूक्रेन वॉर में कई सारे नेपाली सिटीजन्स भी मारे गए। मौत का खतरा होने के बावजूद ये लोग रशिया जाते हैं क्योंकि नेपाल में इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है और रशिया अपनी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए इन्हें लुक्रेटिव ऑफर्स देता है। कुछ फाइटर्स का कहना है कि वो बोनस और सैलरी मिलाकर $4,000 पर मंथ कमा लेते हैं, जो 5 लाख नेपाली रुपए से ज्यादा होता है। अब इन हालातों को देखकर अगर नेपाल के पॉलिटिशियंस थोड़ी हमदर्दी दिखाते, थोड़ी एम्पैथी दिखाते तो शायद सिचुएशन इतनी बिगड़ती नहीं, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। नेपाल में पॉलिटिशियंस के बेटे अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को शो ऑफ करने लगे। उन्होंने इस आयरनी को देखा और लोग आवाज उठाने लगे। #NepoKids ट्रेंड करने लगे। एंड इसी को लेकर रजत पवार की तरफ से भी एक वीडियो सामने, जहाँ पर रजत पवार ने भी काफी सारी बातें नेपाल प्रोटेस्ट को लेकर रिवील करी हैं। है कि नेपाल में करप्शन बहुत ज्यादा है और इकोनॉमी वाइज नेपाल वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है साउथ एशिया में। और वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर की सीट है उसके लिए 4-5 पॉलिटिशियंस ही हैं, वही रोटेट होते रहते हैं। वो हर बार आते हैं, झूठे वादे करते हैं और बाद में सब भूल जाते हैं और कोई उन्नति नहीं होती। और जो इन सबके खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज भी दबा दी जाती है। पर जेनजी का आवाज उठाने का तरीका अलग था। उन्हें जब पता चला कि उनके टैक्स के पैसे से उनके पॉलिटिशियंस के बच्चे फॉरेन में मजे मार रहे हैं, ऐश कर रहे हैं और उसको इंटरनेट पे फ्लेक्स भी कर रहे हैं, तो वो खुलेआम उन रईस बच्चों को कॉल आउट करने लगे। उनके एडिट्स बना के इंटरनेट पर डालने लगे कि देखो ये तुम्हारा पैसा है जिससे ये लोग ऐश कर रहे हैं। और जो लग्जरी लाइफस्टाइल के एडिट्स थे उससे नेपाल की जनता को समझ आ गया कि जहां एक तरफ गरीब आदमी अपनी जिंदगी झेल रहा है, वहीं पॉलिटिशियंस का बच्चा फॉरेन में पैसों से खेल रहा है। यहां तक कि एआई से वीडियो बनाकर भी उन्हें शेम किया जा रहा था ताकि उन्हें फील हो कि पूरे के पूरे देश की ग्रोथ रोकी जा रही है, गरीबों का पैसा खाया जा रहा है और उससे ये लोग ऐश कर रहे हैं। How can we afford this luxurious life? We can afford this because my father is shameless. He steals money from taxes and other funding to our country Nepal. अब ये सब देखकर सरकार को शर्म तो नहीं आई, बल्कि वो सोशल मीडिया बैन की बातें करने लगी, क्योंकि सरकार को लगा जेनजी है, नए जमाने के, इंटरनेट पर सिर्फ इन्हें बोलना आता है, एडिट बनाने आती है। अगर यही सब बैन हो जाएगा तो ये लोग आवाज कहां उठाएंगे? और बस नेपाल की सरकार आ गई बेवकूफों सा रीजन लेके कि इसलिए हम सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं। और उन्होंने सोचा अब जेनजी क्या करेंगे, अपने घर में बैठ के रोएंगे? पर नहीं, जेनजी अपने हक के लिए खड़े हुए और उन लोगों ने अपने स्टाइल में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। और दोस्तों, नेपाल की इस इंसिडेंट को लेकर पीपॉय ने भी अपनी तरफ से एक फुल एक्सप्लेन वीडियो अपलोड करी है, जहाँ पर वो इस चीज को लेकर क्या बोल रहे हैं आपको सुनना चाहिए। सोचो, सुबह उठ के फोन उठाओ और पता चले कि कोई भी ऐप काम नहीं कर रहा, मतलब सीधा साधा एक डिजिटल ब्लैकआउट। अब सोचिए सरकार क्या बोल रही है। सरकार ने ये बोला कि रूल्स फॉलो नहीं किए गए, ग्रीवेंस ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं किए गए, कोर्ट ऑर्डर्स इग्नोर हुए, पेपर्स में बात समझ आती थी, लेकिन असली कहानी ना कुछ और निकली। हुआ क्या कि सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा था, एक कैंपेनिंग चल रही थी, वो भी ऑर्गेनिकली। यहाँ ये हो रहा था कि जितने भी पॉलिटिशियंस के जो बच्चे हैं ना, ये एक्सपोज हो रहे थे एक करके एक, धड़ाधड़। अब आपको तो पता ही आजकल के जो बच्चे हैं, पूरी सारी चीजें, सारा कच्चा चिट्ठा पे सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। अब ये जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, अगर ये बाहर पढ़ने जा रहे हैं और वहां बाहर ऐसी पिक्चर्स डालेंगे जिसमें हाथों में बड़ी बड़ी महंगी घड़ियां चला रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रह रहे हैं शानो शौकत से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इनका दाखिला मिल रहा है, तो ऑब्वियसली जो बच्चे, आम बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, उनको जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, उनको जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे? वो एक्सपोज करेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे ही हो नेपाल में। दोस्तों, बात करते बागी 3 मूवी के बारे में। आप सबको पता ही होगा कि रिसेंट टाइम में बागी 3 मूवी रिलीज हो चुके हैं एंड इसी को लेकर काफी सारे यूट्यूबर्स जो कि इस मूवी का रिव्यू कर चुके हैं, उनकी तरफ से एक काफी बड़ा इशू सामने आया है, जहाँ पर उनका ये कहना है कि उनकी इस वीडियो को जिसमें उन्होंने बागी 3 मूवी का रिव्यू किया था उसे प्रोड्यूसर द्वारा कॉपीराइट स्ट्राइक से उड़ा दिया गया है। और आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसको लेकर पीपॉय की तरफ से एक वीडियो सामने, जहाँ पर पीपॉय ने इस पूरे मामले के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। न्यूज़पेपर्स भी होते थे, उसके बाद बहुत सारे लोगों को जब सोशल मीडिया आया, यूट्यूब आया, तो उनको पैसे देकर, अंडर द टेबल पॉडकास्ट देके, कोलैबोरेशंस देके उनको चुप करवा दिया जाता था। बट कुछ ऐसे भी मूवी रिव्यूअर्स हैं जो कि अनबाइज्ड होने का दावा भी करते हैं और साथ में कोई स्पॉन्सरशिप्स भी नहीं करते। मेरे पास भी ऑफर आया था, मैं नाम नहीं लूंगी, शायद बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, दूसरा ओटीटी का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैंने आज तक किसी को रिप्लाई नहीं किया। सिर्फ
अपने काम से काम रखा। किसी से अंडर द टेबल पैसा नहीं लेते, किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करते। मतलब अगर मूवी खराब है तो उसको खराब बोला जाएगा, अगर एक्टर खराब है, उसको एक्टिंग नहीं आती तो उसको बोला जाएगा कि भाई तुझे नहीं आती। हाउसफुल 5 मूवी रिलीज हो चुकी है एंड कुछ भी ऐसे खास चेंज नहीं हुआ है सिवाय एंड में एआई इमेजेस को छोड़कर। अब जैसे यही एग्जांपल ले लो, अभी अर्जुन कपूर की एक मूवी आई, फ्लैट हो गई। अब उसके बारे में अगर आप गंदा बोलोगे तो क्या आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी जाएगी? थिएटर में साला कोई जा ही नहीं रहा मेरे हस्बैंड की मूवी देखने, खाली मेरे थिएटर में तो सब खाली था। अब एक बात बताइए, अगर कोई 400 रुपए की टिकट या 500 रुपए की टिकट, आजकल तो मल्टीप्लेक्सेस में रिक्लाइनर्स भी बहुत हजार रुपए की टिकट लेकर रिक्लाइनर्स की लोग जाते हैं मूवी देखने, तो क्या उनका पैसा बर्बाद नहीं होगा? अगर कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स गलत न्यूज दिखा गया, फेक न्यूज दिखा गया, रिव्यूज को खरीद के, पेड रिव्यूज डाल के, चाहे वो आर्टिकल्स हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस हो, चाहे वो रेटिंग्स हो, अगर उनको दिखा के बेकार की हाइप क्रिएट कर रहे हो और अपनी टिकट्स बेच रहे हो और उनको जाके लगता है ये तो टट्टी है। बात तो सही है। जैसे हाउसफुल की नई मूवी, मैं गया और बेसिकली टट्टी से कम कुछ नहीं था। दोस्तों बात करते हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। अभी रिसेंटली हर्ष बेनीवाल को लेकर एक इंस्टाग्राम स्टोरी सामने जब हर्ष बेनीवाल अपने कुछ फैन से काफी गुस्सा हो गए हैं। अब वो गुस्सा क्यों है आप उनके मुझे खुद सुन लीजिए। यूट्यूब की वीडियो ठीक है भाई, वो थोड़ी है कि एडिट हो गई, शूट में लगता है टाइम, स्क्रिप्ट में लगता है टाइम। 50-50 मिनट की वीडियो चाहिए ना तो भैया मुझको 1-2 महीने लगेंगे। ठीक है, मैं अबे भाई कैसे डाल दूं मैं हर 1-2 महीने में वीडियो, जबकि मेरा प्रोडक्शन क्वालिटी इंक्रीज हो चुकी है। फिर मैं फोन से शूट करके डाल दूं है, कुछ भी म्यूजिक लगा दूं, मैं फर्क ही नहीं पड़ता कैसे जोक लैंड हो रहा नहीं हो रहा। सबर तो करो भाई, तुम तो ऐसे प्रेशर करते हो मेरे को जैसे घर वालों ने नहीं करा कभी यार पढ़ने के लिए। अभी रील नहीं, वीडियो डाल, वीडियो रील नहीं, वीडियो। रील क्या फोटो है। और जब तक मैं फ्री हूं, मैं एडिटिंग चल रही है, मैं एडिटिंग करवा रहा हूं, मैं फ्री हूं, मैंने मेरे को रील अच्छी लगी, मन करा बना दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं यूट्यूब छोड़ दिया। दोस्तों बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। अभी रिसेंटली लक्ष्य चौधरी की तरफ से एक यूट्यूब वीडियो सामने जब लक्ष्य चौधरी ने रिसेंट टाइम में वायरल कुछ यूट्यूबर्स को काफी खतरनाक तरीके से रोस्ट कर दिया है। भागने का चौथा दिन, जिनको नहीं पता मैं अपने ही गांव की एक लड़की को लेकर भाग चुका हूँ। ये अंकित ने क्या छोटा मोटा 75 हार्ड डे चैलेंज शुरू किया था, लोगों ने अपने जीवन के बड़े बड़े मकसद पे 75 डे चैलेंज बना दिया। भाई नए जमाने में अपनी लाइफ इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट करो, सुना था पर इतनी ज्यादा लड़की लेके भागना सच में भाई बहुत ज्यादा ही प्राइवेट अफेयर है। इसलिए नहीं कि तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, बल्कि तू लड़की लेके भागा है भाई, तू अपनी वीडियोस में अपनी लोकेशन, अपने सारे राज खोल रहा है। वीडियो के पिछले पार्ट में आपने देखा मेरा दोस्त जब मेरे कुछ पैसों की मदद कर रहा था, तब उसकी मम्मा ने मेरे को देख लिया था, तो मेरे को वहां से अचानक भागना पड़ा था। दोस्त की बाइक और पैसे लेके मैं सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बाकी के बीच में। बहुत सही भाई, भागे तुम 2 लोगों पर, ये तीसरा वीडियो कौन बना रहा है? या तो साफ साफ बोल के तुम 3 लोग भागे हो। वैसे तो इतना भरोसा कर कैसे पा रहा है? कैमरामैन, गर्लफ्रेंड, 4 लाख लोग की ऑडियंस, लोग समाज के 4 लोगों के डर से अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाते, तू 4 लाख की ऑडियंस के सामने लड़की लेकर भाग रहा है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर आ जाता हूँ, मेरे को नहीं लगता हमको यहाँ पे कोई ढूंढ पाएगा। पहाड़ी पे पहुंचते ही मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोलती, एक मिनट, जितना मैं औरत समाज में उठा बैठा हूँ, ये हाथ गर्लफ्रेंड के हिसाब से थोड़े ज्यादा ही मर्दाना नहीं है? नहीं, इतने चौड़े गट्टे तो मैंने जिम में भी किसी लड़की के नहीं देखे भाई। या तो तू व्यूज के चक्कर में हमारा क्या बना रहा है। इसी के साथ में दोस्तों लक्ष्य चौधरी की तरफ से एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी सामने आई, जहाँ पर उन्होंने स्ट्रीट फूड के ऊपर भी अपना रिएक्शन दिया था। इंडियन स्ट्रीट फूड सो ईयू यार, मतलब एकदम ऐसे उल्टी जैसा हो जाता है। आज मैं दिल्ली गया, रास्ते में इतने ठेले थे फास्ट फूड के, छोले भटूरे, पाव भाजी वगैरह, पूरी सड़क का पोल्यूशन उधर जा रहा है, पूरे लोगों की भीड़ लगी पड़ी है उसे खाने, पता नहीं कैसे खा लेते हैं। अभी मानसून का सीजन गया, इतने कीट पतंगे होते हैं, कोई कितना अनहाइजीनिक हो सकता है कि हाथ धोए हो ना धोए हो, आधी अधूरी प्लेटें धो के उनको उसमें ही परोस दे रहे हैं और लोग खा रहे हैं। मतलब कैसे खा लेते हैं यार, इतना अनहाइजीनिक, और उसको टेस्टी बोलते हैं उसके बाद, ईयू। दोस्तों बात करते थकेश के बारे में। अभी रिसेंटली थकेश की तरफ से एक मीम रिएक्शन वीडियो सामने पर थकेश ने हार्दिक पांड्या के न्यू लुक को लेकर वायरल मीम के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। 2000 रुपए हुए, महीना रहना तो बाद में मैं पहले जैसे बाल कटवा लूंगा। बाल के लिए 2000 बापूजी, ये बापूजी वाली गाँव में अगर कोई आदमी पूरी जिंदगी बाल कटवाएगा तो भी 2000 का खर्चा नहीं होगा, और तूने एक ही बार में 2000 का खर्चा कर दिया तो वो अकल मगर जो बापूजी का तो खर्चा नहीं होगा बाल काटने का। बापूजी, यू कैन नॉट रिलेट टू अस, ओके? हार्दिक पांड्या अच्छे दिख रहे। शाम को घर में आने से पहले तेरे बाल जैसे थे वैसे होने चाहिए। अच्छा थाला, वरना घर में घुसने नहीं दूंगा। भाई कुछ भी बोलो, मेरे को तो अच्छा लगा भाई, बैड लग रहा है हार्दिक पांड्या। ऐसा लग रहा है अभी भाई खत्म है, वो वाला शॉट मारेगा, नो लुक शॉट। कुछ तो है बात, डिवोर्स के बाद अलग हो गया हार्दिक पांड्या। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। क्या आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, देश का सबसे पॉपुलर हिंदी अखबार अपने फ्रंट पेज की हेडलाइन में ही फेक न्यूज छाप दे। कल ऐसा ही कुछ हुआ 11 सितंबर को। दैनिक जागरण ने अपना फ्रंट पेज का आर्टिकल लिखा नेपाल प्रोटेस्ट के ऊपर, और देखिए क्या लिखा है हेडलाइन में, जेन जी ने मांगा हिंदू राष्ट्र। ये सरासर झूठी खबर है। ऑनलाइन आपको एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इस बारे में बात की जा रही हो कि नेपाल में जेन जी ने हिंदू राष्ट्र की मांग करी है। सिर्फ एक एनडीटीवी का आर्टिकल था और एनडीटीवी ने उस आर्टिकल की हेडलाइन बदल दी है। ट्विटर पर आप सर्च करोगे कि नेपाल डिमांड्स हिंदू राष्ट्र, सिर्फ बीजेपी आईटी सेल के इंडियन लोग मिलेंगे आपको ये बात करते हुए कि नेपाल डिमांड कर रहा है हिंदू राष्ट्र, लेकिन एक भी नेपाली का ट्वीट नहीं मिलेगा आपको कि हिंदू राष्ट्र की मांग करी गई है। सोचकर देखो, मतलब इतनी सरासर झूठी खबर, और ये फ्रंट पेज पर हेडलाइन में डाली जा रही है। अगर आपके किसी जानने वाले के घर में यह अखबार आता है, उनके साथ जरा वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी पता चले खबरों के नाम पर क्या बेचा जा रहा है उनको। और पता है हैरानी की बात क्या है दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब इस अखबार ने ऐसी चीज करी हो। 2 साल पहले इनकी फ्रंट पेज की हेडलाइन थी ये कि भारत ने फिर पाकिस्तान पर करी सर्जिकल स्ट्राइक, और ये भी पूरी तरीके से फेक न्यूज थी। हालत इतनी बुरी है कि इंडियन आर्मी को आना पड़ा था क्लैरिफाई करने के लिए कि भाई इस अखबार ने जो छापा है फर्जी खबर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सोच सकते हो, मतलब सिंपल सी बात कहूंगा, अगर आपके घर में यह अखबार आ रहा है बंद करा दो, कोई भी और अखबार चुन लो, ढेर सारे और अखबार हैं, किसी भी और अखबार की इससे बेटर क्रेडिबिलिटी है।